हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक फूड, जिसमें हम आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो हमारा टॉपिक है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, ये उसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस किया है और आज हमारा जो है पार्ट 4 इसमें रहने वाला है, जिसमें हम आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। ये हमें जो टॉपिक है इट इज़ फ्रॉम द एपिडेमियोलॉजी। यहाँ पर आपको अगर हम इसे डिफाइन करें, जो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें हम कहते हैं जो आउटब्रेक है, ये एक ऑकरेंस होती है ऑफ मोर केसेस ऑफ ए डिजीज़ देन एक्सपेक्टेड, यानी ऑकरेंस ऑफ मोर केसेस ऑफ डिजीज़ देन एक्सपेक्टेड, यानी जब एक डिजीज़ के ज़्यादा केसेस जो है ऑकर हो जाए, अ, जो हम एक्सपेक्ट ना करते हों, उसे हम कहते हैं आउटब्रेक। ठीक है, सिंपली उसे आउटब्रेक कहते हैं। कहाँ? इन ए पर्टिकुलर एरिया या एक एमंग स्पेसिफिक पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल ओवर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव व्यू से आपको ये याद रखना है कि पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो ऑकरेंस ऑफ मोर केसेस ऑफ ए डिजीज़, यानी ऑकरेंस ऑफ मोर केसेस ऑफ ए डिजीज़ देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, जैसे पर्टिकुलर टाइम, ये यहाँ पर याद रखना है। सेकेंडली, आपको एक टर्म याद रखना है जिसे हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, या पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जो पीपल हम ऐसे कह सकते हैं। और साथ में आपको याद रखना है ओवर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम होगा कि एक दिए गए समय के अंदर जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो ऑकर हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आउटब्रेक की जो है डेफिनेशन। जो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है टू आइडेंटिफाई द कॉज, सोर्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ डिजीज़। ठीक है, जो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हम कॉज को, सोर्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं एंड कंट्रोल मेजर्स को जो है अप्लाई करते हैं जो एक डिजीज़ के होते हैं। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद अगर हम देखें जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, उसमें आता है टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आउटब्रेक। ठीक है, यानी इसमें हम कंफर्म करते हैं कि जो आउटब्रेक है क्या उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। दूसरा, इसमें हम कहते हैं कि टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड सोर्स, यानी आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में हम कॉज और सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक डिजीज़ के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो डिजीज़ है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, और इसके बाद टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हम फिर प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है या कंट्रोल मेजर्स को जो है अप्लाई करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रिवेंट फ्यूचर आउटब्रेक्स, ताकि जो फ्यूचर में ऐसे आउटब्रेक्स ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें स्टेप्स ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर हमें जो है स्टेप्स ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन देखनी है। ये हाई यील्ड है। यहाँ पर स्टैंडर्ड सीक्वेंस आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सीक्वेंस में आपको यहाँ पर याद रखना है वेरीफाई द डायग्नोसिस, कन्फर्म द आउटब्रेक, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द केसेस, डिस्क्राइब डेटा लाइक टाइम, प्लेस, पर्सन। ठीक है, और डेवलप हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस, इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, कम्युनिकेशन फाइंडिंग्स। ये सब जो है एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस आते हैं आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में, यानी जो इन्वेस्टिगेशन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहाँ पर पहले हमें वेरीफाई करनी है पेशेंट की डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस क्या है, डिजीज़ क्या है। ठीक है, और फिर कंफर्म करना है क्या आउटब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वो हम केसेस पे डिपेंड करता है कितने केसेस वगैरह है। फिर डिफाइन और आइडेंटिफाई करते हैं केसेस को, और जो डेटा है उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे टाइम क्या क्या है, कितना कौन सा टाइम है, क्योंकि जो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो हम एक पर्टिकुलर या डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है, जो मैंने पहले ही कहा आपको। उसके बाद प्लेस, यानी एक जगह का भी एक स्पेसिफिक प्लेस का होना, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं, ये सब डेटा हम जो है कलेक्ट करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद हाइपोथेसिस को डेवलप करना, उसको टेस्ट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल मेजर्स को, एंड एट द एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग जो है हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा दैट इज़ वेरीफाई द डायग्नोसिस, यानी वेरीफाई द डायग्नोसिस। फर्स्टली इसमें हम देखते हैं पर्पस, फिर मेथड, यानी पहले हम देखते हैं पर्पस क्या है। ठीक है, और फिर उसमें क्या मेथड लगेगा। यहाँ पर जो पर्पस है दैट इज़ कन्फर्म डिजीज़ इज़ करेक्टली डायग्नोज्ड, यानी इसमें हम देखते हैं जो डिजीज़ है वो करेक्टली डायग्नोज हो जानी चाहिए या हुई है या नहीं। ठीक है, उसके बाद मेथड में हम उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट्स करते हैं, यानी जो डिजीज़ है, ठीक है,
उसे हम कैसे कन्फर्म करेंगे? एक तो हम टेस्ट्स करेंगे, ठीक है? जो क्लिनिकल टेस्ट्स होते हैं या क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन होती है, जैसे उसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। सो ये डायग्नोसिस को वेरीफ़ाई करने के लिए हमें 2 चीज़ें इसमें आती हैं। सो यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट ऑफ याद रखिएगा, दैट इज़ अवॉइड मिसडायग्नोसिस, इम्पोर्टेंट टू कन्फर्म लैब रिपोर्ट्स, ठीक है? फिर हमारा आता है इसमें सेकंड स्टेप, दैट इज़ कन्फर्म द आउटब्रेक। अब हमें आउटब्रेक को कन्फर्म करना है कि हुआ है या नहीं है। उसमें भी हमें जो पर्पस और मेथड है वो क्या है? पर्पस है टू एंश्योर द केसेस एक्सीड एक्सपेक्टेड लेवल, यानी जो केसेस है वो एक्सीड कर कर जाने चाहिए जो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स होंगी। सपोज हमारा एक्सपेक्टेड लेवल था 100 बट द केसेस वायर 700, ठीक है? अगर 700 केसेस है तो वो एक्सीड कर जाएंगे, तो दिस विल कन्फर्म द आउटब्रेक। इसी तरीके से हम इसमें कंपेयर करते हैं विद पास्ट डेटा, यानी जो हमारा पास्ट डेटा है उस चीज़ के साथ हम इसे जो है कंपेयर करते हैं, ठीक है? सो उसके बाद इसमें आपको याद रखना है थर्ड स्टेप, दैट इज़ डिफाइन एंड आइडेंटिफाई केसेस, ठीक है? अब हमें इन्हीं केसेस को डिफाइन करना है और आइडेंटिफाई करना है। सो केस डेफिनेशन में क्या है कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस जो है वो आता है, यानी एक प्रॉपर वे जो है उसमें हम जो है पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। और इसमें जैसे सस्पेक्टेड, प्रोबेबल या कन्फर्म्ड, 3 टाइप के जो है केसेस आते हैं। सस्पेक्टेड होता है जहाँ पर हमें कन्फर्म नहीं है जी कि हाँ यही है, यही इसकी डायग्नोसिस है। और प्रोबेबल फिर आता है एंड कन्फर्म्ड। कन्फर्म्ड में क्या होता है, जहाँ पर हमें एक कन्फर्म हो जाता है कि एक पेशेंट जो है वो किसी डिजीज़ का जो है उसको है। सपोज़ कोविड-19 की अगर हम बात करें, जब हम पूरे टेस्ट्स वगैरह उसमें करें, सारे टेस्ट पॉजिटिव वगैरह आ जाते हैं, तब हम क्या है उसको फुली डायग्नोस करते हैं कि इसको कोविड-19 है, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम सस्पेक्टेड की बात करें, तो यहाँ पर पहले हम सिम्पटम्स वगैरह देखते हैं, तो सिम्प्टोमैटिकली हम कहते हैं कि लाइकली इसको कोविड-19 है। अब ये चीज़ें हमें कन्फर्म करवाती है जब हम टेस्ट्स वगैरह करते हैं। उसके बाद आता है इसमें टाइप्स ऑफ केसेस, ठीक है? टाइप्स ऑफ केसेस में सस्पेक्टेड, प्रोबेबल, कन्फर्म, जो मैं अभी आपसे यहाँ पर बात कर रहा था इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में। जो सस्पेक्टेड होता है बेस्ड ऑन द सिम्पटम्स, सो यहाँ पर हम सिम्पटम्स पे जो है एक पेशेंट को सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है। सपोज़ अगर हम देखें जो कोविड-19 में आपको पता होंगे जो सिम्पटम्स है, अगर वो किसी पेशेंट्स में पाए जाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि आपको कोविड-19 है। बट जब हम क्लिनिकल और सम एविडेंस जो है कलेक्ट करते हैं तो उससे हम प्रोबेबल कहते हैं। और जब ये लेबोरेटरी टेस्ट से कन्फर्म हो जाएगा पॉजिटिव, तब हम कहेंगे कन्फर्म्ड। अगर नेगेटिव तो वो भी कन्फर्म्ड, यानी उसको नहीं है वो, ठीक है? सो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखिएगा, सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कन्फर्म्ड, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दैट इज़ डिस्क्राइब डेटा। डिस्क्राइब डेटा में जैसे इसे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो डिस्क्राइब डेटा में 3 चीज़ें, यानी टाइम, प्लेस और पर्सन, ठीक है? सो टाइम यानी एपिडेमिक कर्व, यहाँ पर हमें एपिडेमिक कर्व देखते हैं। प्लेस यानी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन यानी एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है? एपिडेमिक कर्व मतलब यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है हम उसे देखते हैं और उसी डेटा को जो है हम कलेक्ट करते हैं with respect to the geographic distribution and the person or individuals, ठीक है? उसके बाद हमें इसमें आता है दैट इज़ स्टेप 5, दैट इज़ डेवलप हाइपोथेसिस। सो ये स्टेप जो है इसमें हमें जो पर्पस होता है दैट इज़ इट सजेस्ट्स द पॉसिबल कॉज एंड सम सोर्सेज। ये जो है ये बेस्ड होता है ऑन डेटा कलेक्शन, ठीक है? जो हमने डेटा कलेक्ट किया होता है उसी पर ये बेसिस या आधारित होता है, ठीक है? यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो हाइपोथेसिस है शुड एक्सप्लेन द सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिस्क फैक्टर्स, यानी सोर्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या है उस डिजीज़ के, ठीक है? उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ टेस्ट हाइपोथेसिस। अब हम हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट करते हैं, जहाँ पर हमें जो मेथड आता है दैट इज़ द एनालिटिकल स्टडीज़, जिसमें हम केस कंट्रोल या कोहोर्ट स्टडीज़ करते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस विल बी डन बाय द लैब टेस्ट्स, जो हमें कन्फर्म एजेंट जो है बताएगा कि क्या है, ठीक है? अब लैब टेस्ट से क्या है कि इससे हमें जो है कन्फर्म होता है एजेंट। अब एजेंट क्या होता है ये आपको पता ही होगा। सपोज़ एक डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? सो ये जो है इसका एजेंट बनता है, कॉजेटिव एजेंट बनता है। सो इसको डायग्नोस करने के लिए या कन्फर्म करने के लिए या टेस्ट हाइपोथेसिस करने के लिए हम लैब टेस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है? जो हमारी हाइपोथेसिस को या तो कन्फर्म करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी, ठीक है? कन्फर्म तब होगा जब हमें टेस्ट से वो पता चलेगा, ठीक है? और ये हम यूज़ करते हैं इन एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है दैट इज़ इम्प्लीमेंट
कंट्रोल मेजर्स, अब हम जो है इसमें करते हैं कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें जो हमारे मेजर्स आते हैं उसमें लाइक रिमूव सोर्स, इंटरप्ट ट्रांसमिशन, प्रोटेक्ट होस्ट, ये 3 चीज़ें आती हैं। सो इन 3 मेजर्स में हम जैसे हमें सोर्स को रिमूव करना है, यानी जो कंटामिनेटेड फूड वगैरह है या एयर जो है उससे साफ़ करना है, या फिर सैनिटेशन वगैरह जो है वो उसमें आएगा, जिसमें हम सोर्स को रिमूव करेंगे। फिर इंटरप्ट ट्रांसमिशन यानी पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में जो आइसोलेशन आपने सुना होगा कि पेशेंट को आइसोलेट रखिए, अलग रखिए, ताकि जो ट्रांसमिशन है डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ना हो जाए। इसी तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। जैसे आपने कोविड-19 में देखा होगा कि फिर जो है वैक्सीनेशन आया था, जिससे ये बताया गया था कि जी अगर आप वैक्सीन करेंगे तो आपको जो है इम्यूनिटी मिल जाएगी और आप उस डिज़ीज़ से लड़ सकते हैं। तो हमें उससे हम क्या है प्रोटेक्ट करते हैं होस्ट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स में याद रखिए, इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इवन बिफोर द फुल कन्फर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये प्रैक्टिकल स्टेप है। सो जो हम यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स है ये हमें अर्ली स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पर फिर हमें आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ कम्युनिकेट फाइंडिंग। अब कम्युनिकेट फाइंडिंग में आप याद रखिए यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसमें रिपोर्ट्स आते हैं, प्रेजेंटेशंस आते हैं, जिनसे हम जो है फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। और इसका जो पर्पज़ रहता है वो होता है टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक, यानी पब्लिक और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना या उनको जो है इस डिज़ीज़ के बारे में सूचना देना, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिए इट हेल्प्स इन फ्यूचर प्रिवेंशन, इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। जैसे आपने कोविड-19 में सुना होगा, उसमें जो है हैंड वॉशिंग या हाइजीन या वगैरह सैनिटेशन वगैरह के बारे में बताया गया था। तो वो सब जो है कम्युनिकेट फाइंडिंग में आते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं और पब्लिक को जो है इन्फॉर्म किया जाता है उस चीज़ के बारे में या अथॉरिटीज़ को भी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ नेक्स्ट पॉइंट इसमें, दैट इज़ जो हमारा 5th पॉइंट बनता है एपिडेमिक कर्व, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में थोड़ी बात की थी। सो एपिडेमिक कर्व में जो है इसे हम कह सकते हैं ग्राफ शोइंग नंबर ऑफ केसेस ओवर टाइम, ठीक है। सो एपिडेमिक कर्व क्या होता है, ये यहाँ से आप मान लीजिए टाइम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ केसेस है। सो सपोज़ अगर हमारे केसेस पहले 5 थे, फिर टाइम के साथ 10, 15, 20 कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो ये है, ये जो है इसे हम एपिडेमिक कर्व कहते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स जो है इसमें क्या-क्या आता है। सो यहाँ पर पॉइंट सोर्स कंटिन्यूअस प्रोपेगेटेड आते हैं इसमें एपिडेमिक कर्व में, ठीक है। सो अगर हम बात करें, जो पॉइंट सोर्स है इसमें सिंगल एक्सपोज़र होता है, कंटिन्यूअस में ऑनगोइंग एक्सपोज़र और प्रोपेगेटेड में पर्सन टू पर्सन स्प्रेड। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जो फूड पॉइज़निंग है, फूड पॉइज़निंग जो है इस सिंगल एक्सपोज़र से हो जाता है। और अगर हम कंटिन्यूअस या ऑनगोइंग एक्सपोज़र में देखें तो इसमें कंटामिनेटेड वाटर जो है ये एग्जांपल है। और जो प्रोपेगेटेड या पर्सन टू पर्सन स्प्रेड है, इसमें मीज़ल्स की जो है एग्जांपल हम दे सकते हैं। सो ये टाइप्स ऑफ एपिडेमिक में आता है, ठीक है। सो आई होप आपको एपिडेमिक कर्व जो है समझ में आ गई होगी। सो दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आउटब्रेक। इंपॉर्टेंट जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में याद रखिएगा, जो डिजीज़ है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न जो है वो ट्रांसमिट होती है। यानी ट्रांसमिशन में याद रखना है, सपोज़ अगर एक डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होती है, तो वहीं पे यहाँ पर आपको बताना है। सो फर्स्टली इसमें आता है डायरेक्ट, यानी जिसमें पर्सन टू पर्सन जो है डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसमें थ्रू वाटर और थ्रू फूड आइटम जो है डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। फिर आता है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न जैसे मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो जो है ये एक ठीक है, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। अब एक पैरासाइट इसमें आके बस जाता है, जिसे हम प्लास्मोडियम कहते हैं, ठीक है। अब यही एनाफिलिस मॉस्किटो जो है एक मेल या फीमेल को जो है ह्यूमन को काटता है, तो इसका जो पैरासाइट है वो इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, इस ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर जो है फिर वो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। सो यहाँ पर ये मॉस्किटो जो है ये एक्ट करता है एज वेक्टर, इसलिए हम इसे वेक्टर बॉर्न कहते हैं। जिसमें एग्जांपल है मलेरिया, ठीक है। इसमें अब सैंड फ्लाई जो है या बाकी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे वो सब इसमें एग्जांपल में आते हैं। सो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये वेक्टर बॉर्न है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर आता है हमारा एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में आएगा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है।
ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में आपसे जो है क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से आता है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो क्या है। ऑप्शंस होगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न। फिर होगा वाटर या फूड जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ की वो क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न। इसी प्रकार से मॉस्किटो जो है ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिजीज़ का, वेक्टर बॉर्न, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सो इस प्रकार से जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ अटैक रेट, ठीक है। अटैक रेट क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु बिकम इल आफ्टर एक्सपोजर, यानी जो पीपल है उनका प्रपोर्शन जो यानी पीपल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु बिकम इल आफ्टर एक्सपोजर। यानी अगर हम इसे अप्लाई करें यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से, जैसे अटैक रेट अगर हम देखें, अटैक रेट को हम क्या कहेंगे, जैसे हमारे नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है वो है सपोज 100, ठीक है। जो पॉपुलेशन एट रिस्क है वो है सपोज 1500, ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यू केसेस हमारे बन गए 100 और पॉपुलेशन एट रिस्क बन गए हमारे 1500, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। सो दिस वुड बी लाइक, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखें, सो दिस विल बी लाइक 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1500 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बनेगा 6.6, जो हमारा जो है अटैक रेट होगा, ठीक है, 6.6। सो उसके बाद अगर हम देखें जो कॉमन सोर्सेज ऑफ आउटब्रेक है, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। कॉमन सोर्सेज ऑफ आउटब्रेक, इसमें फूड, वाटर, एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स आते हैं। फूड में फूड पॉइजनिंग, वाटर बॉर्न में कॉलरा, एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, ठीक है, और एनिमल्स में रेबीज जो डॉग बाइट से होता है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ कंट्रोल मेजर समरी। अगर हम देखें यहाँ पे जो कंट्रोल मेजर हम देखें उसमें हमने एजेंट ट्रांसमिशन और होस्ट की बात करते हैं। एजेंट, ट्रांसमिशन और होस्ट। एजेंट जो है डिस्ट्रॉय पैथोजन, ट्रांसमिशन में ब्रेक चेन और होस्ट में इम्प्रूव इम्यूनिटी। यानी हमें करना क्या है, अगर हम देखें जो एजेंट होता है जो ट्रांसमिट होता है यानी जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो कॉज होती है, उसको हमें जो है डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। उस पैथोजन को जो है डिस्ट्रॉय करना है ताकि जो डिजीज़ है वो कंट्रोल हो जाए और ट्रांसमिट ना हो जाए, वो कंट्रोल मेजर में हमारा आता है। सेकेंडली ट्रांसमिशन यानी ब्रेक चेन। सपोज ट्रांसमिशन एक से दूसरे फिर और एक पेशेंट को फिर और एक जो है एक एक करके सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसी चेन को जो है ब्रेक करना है ताकि डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो, ये कंट्रोल हो जाए। और इसके अलावा इसमें हम करते हैं इम्प्रूव इम्यूनिटी, यानी जो होस्ट होता है जिसमें ये डिजीज़ होती है उसकी डिजीज़ को जो है हम इम्प्रूव कराते हैं, ठीक है, बाय वेरियस मीन्स। सो इसी के साथ जो है हमारा आउटब्रेक जो है ये आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन।